नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होगे, अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होगे। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका आर के स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमारे द्वारा जो पॉलिटी की सीरीज चलाई जा रही थी उसी के अंतर्गत ये मेरी अगली वीडियो है। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत होता है किसी भी एग्जाम में, तो आप इस वीडियो को जरूर देख के जाना। यदि आपने इस वीडियो को एक बार देखा तो आपके 99% क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। इस बात का मैं दावा करता हूं। यदि आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो मेरी पूरी वीडियो देखना, उसके बाद वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूं अपनी क्लास। दोस्तों, इस क्लास को मैं बहुत बेसिक से लूंगा ताकि किसी तरीके की कोई उलझन ना हो और आपको एक अंतर समझ में आए। तो दोस्तों, पहली बात तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट को जो हिंदी में क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों, पहले मैं आपको एक संरचना समझा देता हूं कि हमारे देश में न्यायालय का क्रम किस तरीके से है। यदि आपने इसको समझ लिया तो चीजें समझने में और ज्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको एक ये बनाया ट्रायंगल, अब इसमें समझो इसमें क्या क्या है। दोस्तों, इस तरीके से हमारे देश में संरचना बनी हुई है। यानी कि मैं बात करूं देश में सबसे टॉप पर, यानी कि सबसे टॉप पर जो देश में है दोस्तों, ये है आपकी सुप्रीम कोर्ट। इस चीज को आपको थोड़ा समझना है। अभी मैं स्टार्ट नहीं किया है, बस आपको थोड़ा समझा रहा हूं। अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। सुप्रीम कोर्ट होगी दोस्तों। ये क्या है, हमारे राज्य। ये क्या हुए दोस्तों, ये हैं हमारे राज्य। और दोस्तों, प्रत्येक राज्य में क्या है, अपनी हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, यानी कि उच्च न्यायालय। ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक राज्य का क्या है, अपना एक हाई कोर्ट है। अब दोस्तों, इतना हो गया। अब इसके बाद एक बात और आती है, यानी कि अब ये जिला स्तर की बात करें तो दोस्तों, जिला में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला में दोस्तों क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय। जिला न्यायालय ये दोस्तों हमारे देश में इस तरीके से संरचना है। हमारे देश में इस तरीके से संरचना है। यानी कि संरचना कैसे है, जिला से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक, यानी कि जिला स्तर पर अलग कोर्ट है, राज्य स्तर पर अलग कोर्ट है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट तो हमारे देश में है ही। तो यह चीज आपको पता होनी चाहिए। और एक बात और, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजन इन सारी कोर्टों को मानने पड़ते हैं। यानी कि हाई कोर्ट भी मानेगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मानेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया, कोई भी निर्णय दिया, तो राज्य को और जिला कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। ये किसी तरीके की कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये आपको पैटर्न समझ में आ चुका है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा इसके इतिहास की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों इतिहास की थोड़ी सी बात करूं मैं। सुप्रीम कोर्ट के में इतिहास की बात करते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, इसका बैकग्राउंड क्या है दोस्तों। जब तक आप इतिहास नहीं समझोगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। यानी कि हम इसका ऐतिहासिक यात्रा थोड़ी समझ लेते हैं 1 मिनट में। इसकी ऐतिहासिक यात्रा क्या रही है। तो साथियों, आपने पढ़ा होगा 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या था, एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। दोस्तों, कलकत्ता में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है तो उसके जो मुख्य सीजीआई होते हैं दोस्तों, वो होते हैं सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था, सर एलिजा इम्पे। ये नाम आपको याद रखना है। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे दोस्तों, सर एलिजा इम्पे। तो ध्यान रखना है आपको, सर एलिजा इम्पे इसके जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है तब की बात बता रहा हूं मैं। उसके बाद फिर यही न्यायालय चलती रही। उसके बाद जब 1935 का एक्ट आया, यानी कि जब 1935 का एक्ट आया, इस 1935 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ, फिर भारत में 1937 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। यानी कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है वो 1935 के एक्ट से होती। यही सुप्रीम कोर्ट जो थी, यानी कि 1935 में जिस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है 1935 के एक्ट के द्वारा, जब 1937 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है साथियों, यही सुप्रीम कोर्ट
1950 यानी कि 28 जनवरी 1950 को क्या जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है उसका रूप धारण कर लेती है, यानी कि इसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसका रूप बदल जाता है। रहती वही है, बस थोड़ी सी अपडेट हो जाती है, थोड़ी अपग्रेड हो जाती है। और 28 जनवरी 1950 को जिस तरीके से आप वर्तमान में नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट देखते हो, वो सुप्रीम कोर्ट जो है यही 1935 अधिनियम के तहत 1937 में जो बनी है वही सुप्रीम कोर्ट है। दोस्तों इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ चीजें। अब मैं आपको बताता हूं, यहां से क्वेश्चन आपके बनना शुरू होंगे। हालांकि क्वेश्चन तो दोस्तों बनना शुरू हो चुके हैं। अब मैं बताता हूं स्टार्टिंग किस तरीके से होगी। तो दोस्तों पहली यदि मैं बात करूं तो पहली आपको कुछ चीजें याद रखनी चाहिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, यानी कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना होती है दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है 28 जनवरी 1950। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होता है और 2 दिन बाद यानी कि 28 जनवरी 26 जनवरी 27 और 28 यानी कि 2 दिन बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। अब दोस्तों अब आप कुछ हमारे साथियों के मन में एक विचार और चल रहा होगा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट कहां है। तो दोस्तों इसकी भी मैं थोड़ी चर्चा कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट कहां स्थित है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है साथियों। तो यह है सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों हमारी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहां है दोस्तों, नई दिल्ली। आपसे क्वेश्चन यह पूछ लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हो रही है दोस्तों, तो आपको बताना है 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट भारत में कहां स्थित है दोस्तों, नई दिल्ली बतानी है आपको। अब एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूं। फैक्ट क्या है साथियों, फैक्ट यह है यदि नई दिल्ली से, देखो कई साथियों के मन में यह चल रहा होगा कि नई दिल्ली क्या फिक्स है। जी नहीं दोस्तों, नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट फिक्स नहीं है। यदि मुख्य सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश, यदि मुख्य न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहें, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहें, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को क्या बोलते हैं दोस्तों, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहें तो भारत में कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट का स्थान बदल सकते हैं, लेकिन इस बदलने से पहले इनको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, यदि सुप्रीम कोर्ट का स्थान नई दिल्ली से भारत के किसी भी कोने में बदलना है, किसी जगह बदलना है, तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई अपनी इच्छा से तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी तो स्थान बदल सकता है। तो दोस्तों यदि स्थान बदलना है तो सीजीआई चाहेंगे और राष्ट्रपति अनुमति दे दें, यानी कि राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी कि ठीक है नई दिल्ली से स्थान बदल दो, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान नई दिल्ली से लखनऊ हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है सीजीआई पर और राष्ट्रपति पर। दोस्तों इतनी बात क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गठन होगा वो किस आर्टिकल में होगा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन होगा वो गठन किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। दोस्तों कई बार आपसे आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल में होती है। तो दोस्तों इसमें आपको अनुच्छेद 124 याद रखना है। कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 124(1) का अनुच्छेद 124(1), यानी कि यह आर्टिकल एक बात कहता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगी। क्या होगा दोस्तों, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगी, यानी कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत में क्या होगा साथियों, उच्चतम न्यायालय। भारत में क्या होगा, एक उच्चतम न्यायालय होगा। यह चर्चा करता है आर्टिकल 124(1). इसमें एक बात और बोली गई है, इसमें बोली गई, इस आर्टिकल में बोली गई थी कि भारत में क्या होंगे, एक तो होगा दोस्तों सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश होगा एक, प्लस 7 अन्य जज होंगे, प्लस 7 अन्य जज होंगे। ये संविधान में बोला गया था जब संविधान में इस आर्टिकल को जोड़ा गया था। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 8 टोटल, यानी कि संविधान तो इसकी बात करता है,
लेकिन दोस्तों संसद को अधिकार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में बदलाव करने का अधिकार संविधान ने खुद संसद को दिया है। तो जी हां दोस्तों, अब संविधान ने तो इतना लिखा था कि सीजीआई होगा एक और 7 अन्य जज होंगे, लेकिन दोस्तों संविधान ने क्या है, संसद को अधिकार दिया। संविधान ने क्या दिया दोस्तों, संसद को अधिकार दिया कि आप संख्या में फेरबदल कर सकते हो। तो संसद ने बदलाव किया और दोस्तों वर्तमान में जो है, वर्तमान में एक तो सीजीआई है, एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 30 अन्य जज हैं। तो यानी कि एक तो हो गया दोस्तों सीजीआई, वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, एक हो गया सीजीआई प्लस 30 अन्य जज और हैं। तो टोटल कितने हुए दोस्तों, 31। यानी कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 31 जज हैं। वर्तमान में दोस्तों कितने जज हैं, 31। ये चीज आपको याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बदलने का अधिकार या सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या यानी बढ़ाने का अधिकार दिया, घटाने का अधिकार नहीं है। यदि सुप्रीम कोर्ट की संख्या, जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी है तो इसका अधिकार संसद को दिया है। संसद अपनी इच्छा से संख्या बढ़ा सकती है और तुम देख लो वर्तमान में संख्या बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में संख्या बढ़ती जा रही है साथियों। यह तो हुआ गठन की बात। अब आगे और देख लो, अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता क्या है। तो दोस्तों योग्यता बहुत सिंपल है, यदि आपको पता नहीं है तो पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में यदि जज बनना है तो इसकी योग्यता क्या है, यह आपको पता होगी। तो आप भी कभी इन फ्यूचर यदि तैयारी करोगे, यदि मेहनत करोगे तो आपके भी चांस बन सकते हैं। अब साथियों क्या है, देखो पहली कंडीशन है कि अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसे पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों क्या होना चाहिए, पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। बात क्लियर हुई। दूसरा है उसे हाई कोर्ट में, यानी कि उसे किसी राज्य की हाई कोर्ट में कम से कम मिनिमम 5 वर्ष तक जज रहा हो, 5 वर्ष तक दोस्तों जज रहा हो। दूसरी कंडीशन क्या है, यानी कि या तो ये हो 5 वर्ष तक जज रहा हो, या फिर यहां कर दो, यहां हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक क्या रहा हो दोस्तों, वकील रहा हो, 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो या एडवोकेट रहा हो। यह भी कंडीशन होनी चाहिए। या दोस्तों या ये भी ना हो तो एक कंडीशन और दिया संविधान ने कि राष्ट्रपति की निगाह में क्या है साथियों, राष्ट्रपति की निगाह में क्या हो, वह विख्यात विधिवेत्ता हो। विख्यात क्या हो दोस्तों, विख्यात विधिवेत्ता हो, विख्यात विधिवेत्ता हो। यानी कि उसको कानून की बहुत अच्छी समझ हो, यह राष्ट्रपति की नजर में होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति की नजर में वह विख्यात विधिवेत्ता हो, किसी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकील रहा हो, या फिर हाई कोर्ट में मिनिमम 5 साल तक जज रहा हो, और भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ये कुछ शर्तें हैं सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की। इसके अलावा दोस्तों अब एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन क्या है साथियों, वो क्वेश्चन ये है कि इनको शपथ ग्रहण कौन कराता है। तो दोस्तों इनको शपथ ग्रहण की मैं बात करूं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ ग्रहण जो कराते हैं उनकी थोड़ी देख लो, इनको शपथ ग्रहण कौन कराते हैं साथियों। तो देखो शपथ ग्रहण की बात करें, शपथ ग्रहण की मैं बात करूं दोस्तों, तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। लेकिन आपसे कई कबार यह भी पूछ लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्या तीसरी अनुसूची के तहत शपथ दिलाई जाती है साथियों। जी हां, यानी कि मैंने आपको 12 अनुसूची पढ़ाई थी, तो 12 अनुसूचियों में एक जो तीसरी अनुसूची है दोस्तों इसमें जिक्र किया गया है। यानी कि तीसरी अनुसूची में यह भी आपको याद होना चाहिए कि तीसरी अनुसूची में इनके शपथ का वर्णन है, इनके शपथ का वर्णन है। क्या है साथियों, शपथ का वर्णन है। यह बात क्लियर हुई। दूसरा यह है दोस्तों, इनको शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी।
यह चीज आपको पता होना चाहिए, यहीं से अधिकांश क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है, यानी कि ध्यान रखना साथियों, ये आपको नोट कर लेना यहां पर एक चीज कि राष्ट्रपति यानी कि शपथ ग्रहण कब होती है दोस्तों, यानी कि नियुक्ति होने से पहले। नियुक्ति, किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो दोस्तों नियुक्ति होने से पहले, नियुक्ति होने से पहले यानी कि नियुक्ति होने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, किसके समक्ष साथियों, प्रेसिडेंट के समक्ष, प्रेसिडेंट के समक्ष शपथ लेनी होती है। यानी कि यह आपको पता होना चाहिए कि नियुक्ति होने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेनी होती है। यहां पर इतने क्वेश्चन बनेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन यहां से यह बनने वाला है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नियुक्ति के बारे में, तो आपको बता देना है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यह आपको भूलना न है, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको नियुक्ति याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा साथियों, राष्ट्रपति। यह क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति कराएंगे और नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होगी। और एक क्वेश्चन यहां पे और लिख लो साथियों कि त्याग पत्र किसको देंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, ये साथियों अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे, लिखित रूप में राष्ट्रपति को देंगे। यानी कि लिखित रूप में ये अपना त्याग पत्र भी साथियों ये राष्ट्रपति को ही देंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब बात आता है कि इसको हटाने का प्रावधान क्या है। यदि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना है तो दोस्तों हटाने का प्रावधान क्या है, तो हटाने का प्रावधान मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। इनको हटाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति कैसे हटाएंगे इसको थोड़ा समझो। यानी कि दो कंडीशन दी है संविधान ने बोला है, या तो राष्ट्रपति ने दुर्व्यवहार किया हो या राष्ट्रपति पर कोई साबित कदाचार यानी कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया हो। इन कंडीशन पर क्या होगा, यानी कि दोनों सदनों से क्या होगा साथियों, यानी कि लोकसभा और यह है राज्यसभा, यानी कि इन दोनों सदनों से क्या होना होगा, यानी कि इस सपोज करो पहले लोकसभा में प्रस्ताव आएगा इनके हटाने का प्रस्ताव पहले लोकसभा में आएगा, तो दोस्तों लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित प्लस जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट देंगे, यानी कि वोट देने वाले, यानी कि प्रेजेंट हैं और वोट देने वालों का 2/3। यानी कि आपको याद रखना है राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को हटाएंगे जब दोनों सदन उसको 2/3 से पारित कर देंगे, 2/3 के विशेष बहुमत से। ऐसे ही इससे भी 2/3 से पारित हो जाएगा और पारित होने के बाद साथियों राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या करेंगे दोस्तों, हटा देंगे। यह चीज आपको थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। अब आती है बात कार्यकाल की कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल कितना होता है साथियों। तो मैं कार्यकाल की बात करूं तो कार्यकाल भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए साथियों। कार्यकाल क्या है दोस्तों, इनका कार्यकाल है 65 वर्ष। 65 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट का जज अपने पद पर रह सकता है। अब इसमें आपको नोट करने वाली एक बात है जो शायद आपको हमेशा गलत कर सकते हो आप, वो ये है यानी कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु का कोई वर्णन नहीं है। न्यूनतम आयु का वर्णन नहीं है, यह आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु चाहिए, सांसद बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए कम से कम, प्रधान बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु चाहिए। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए मिनिमम आयु का कोई वर्णन नहीं है। यानी कि यह नहीं कह सकते कि इतनी उम्र होगी तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनोगे, लेकिन आपको 65 साल पर रिटायरमेंट मिल जाएगा। यह बात आपको पता होनी चाहिए।
इसके अलावा और क्या चीज आपको देखनी है, इससे और कहां से क्वेश्चन बनेंगे? क्वेश्चन ये बनेंगे कि त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। देखो, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ ग्रहण राष्ट्रपति के द्वारा, त्यागपत्र राष्ट्रपति के द्वारा, हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें बिल्कुल भी डाउट मत रखना। अब थोड़ी थोड़ी मैं शक्तियों पर चर्चा कर लेता हूं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां और क्षेत्राधिकार क्या क्या हैं। यहां से भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है, शक्तियां या क्षेत्राधिकार से भी क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है। तो शक्तियां और क्षेत्राधिकार के बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो यह है, यानी कि पहले तो बात कर लेते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है साथियों? प्रारंभिक देखो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो साथियों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? यानी कि संघ का, यानी केंद्र का और राज्य का विवाद होगा, केंद्र का और राज्य का विवाद होगा, ठीक है? या फिर इधर एक राज्य है और इधर क्या है दोस्तों, दूसरा राज्य है, यानी कि एक राज्य का दूसरे राज्य से कोई विवाद होगा। तो साथियों इस तरीके के विवादों का निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। और यह सुप्रीम कोर्ट किस अधिकार के तहत करेगा? तो यह सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत या तो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कोई विवाद हो, या राज्य का एक दूसरे राज्य से कोई विवाद हो, तो इन सब विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत। इतनी बात क्लियर हुई। अब अगला है इसका अपीली क्षेत्राधिकार। दोस्तों इसको भी थोड़ा समझ लो। अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसका क्या मतलब है साथियों? इसका मतलब भी थोड़ा समझ लो। इसका मतलब यह है, यानी कि भारत में आप कहीं पर भी हो, आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का पूरा अधिकार है। चाहे आपका कोई सिविल मामला हो, लड़ाई झगड़े का कोई मामला हो, किसी तरीके का दोस्तों कोई भी मामला हो, आप सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील ला सकते हो। या फिर संविधान की व्याख्या करने का कोई मामला हो, संविधान का व्याख्या करने का मामला हो, दांडिक मामला हो, सिविल मामला हो, किसी भी प्रकार का कोई मामला हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो दोस्तों सर्वोच्च अपीली न्यायालय है, सर्वोच्च अपीली न्यायालय है। यानी कि यदि आपने हाई कोर्ट में किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और आपको लगता है कि हाई कोर्ट ने मेरे साथ गलत डिसीजन दिया है, मुझे गलत तरीके से फंसाया है, या फिर कोई और बात है, तो आप हाई कोर्ट के केस को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो कि इस तरीके से मैं इस राज्य का नागरिक हूं और इस कोर्ट में मेरा केस चल रहा है और मुझे न्याय चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट उस न्याय को अपने अंडर में ले लेगा, किसके तहत? अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत। अगला है साथियों, अगला क्या है? अगला है सलाहकार क्षेत्राधिकार। सलाहकार क्षेत्राधिकार, यह भी आपको पता होना चाहिए। सलाहकार क्षेत्राधिकार क्या होता है दोस्तों? यानी कि आपने मेरे साथ एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल है, अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 143, अनुच्छेद 143 ये कहता है, यदि राष्ट्रपति को कभी यह लगता है किसी संविधान के व्याख्या के मामले में या किसी विधि के प्रश्न पर कोई प्रॉब्लम अटकती है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है, उस सलाह को राष्ट्रपति माने या ना माने, ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है दोस्तों। और एक और बात, यानी कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है, तो सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। यानी कि दोनों पर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, यह आर्टिकल 143 कहता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति, राष्ट्रपति की जो सलाहकारी शक्ति है, यानी कि जो राष्ट्रपति सलाह लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये अनुच्छेद 143 के तहत लेते हैं। लास्ट है दोस्तों, लास्ट क्या है? मैंने अब तक कौन कौन से बता दिया आपको? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार बता दिया, अपीली क्षेत्राधिकार बता दिया, ठीक है दोस्तों, सलाहकार क्षेत्राधिकार बता दिया। एक बचता है दोस्तों अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय क्षेत्राधिकार।
अभिलेख न्यायालय क्षेत्राधिकार। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि आपको एक बात याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने सारे निर्णय होते हैं दोस्तों, उनको एक अभिलेख की भांति, उनको एक एग्जाम्पल के तौर पर उनको क्या है रख लिया जाता है, ताकि भविष्य में इसी तरीके का कोई विवाद हो तो उसका डिसीजन का सहारा लेकर के सुप्रीम कोर्ट दोबारा भी न्याय दे सकती है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसका न्याय दे सकती है। जैसे कि इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि कोई केस आया, यहां पर कोई केस आया किसी महिला से संबंधित कोई केस आया, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या दिया, निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया। अब दोस्तों इस निर्णय को साक्ष्य के रूप में, इस निर्णय को साक्ष्य के रूप में रख लिया जाएगा। साक्ष्य के रूप में रख लिया जाएगा कि जब भी किसी हाई कोर्ट में, किसी जिला न्यायालय में यदि इसी तरीके का कोई भी केस आएगा तो इनको यह अधिकार है कि इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साक्ष्य को इसी आधार पर डिसीजन दे सकते हैं। ये आराम से, किसी प्रकार का इनके ऊपर कोई केस, कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये बोल सकते हैं कि इसी तरीके का एक मामला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये डिसीजन दिया था तो हम भी यही डिसीजन देते हैं। इन पर किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं लगेगा। यह है अभिलेख न्यायालय। इसके अलावा और क्या है, रिट अधिकारिता क्षेत्र। लास्ट है दोस्तों रिट अधिकारिता क्षेत्र। लास्ट क्या है, रिट अधिकारिता क्षेत्र। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आपने मेरे साथ मौलिक अधिकार पढ़े होंगे तो मैंने इसका जिक्र किया है, रिट अधिकारिता क्षेत्र। यानी कि आपने देखा होगा, यदि आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट इसी रिट अधिकारिता क्षेत्र का सहारा लेते हुए अनुच्छेद 32 के तहत कुछ रिट जारी करती है। क्या करती है दोस्तों, कुछ रिट जारी कर, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है, परमाधिकार है यानी परमादेश है, प्रतिषेध है, इस तरीके से कुछ रिट जारी करती है। और मौलिक अधिकारों का दोस्तों क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी मौलिक अधिकार की जो थोड़ी थोड़ी बात बताई मैंने। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से जितने क्वेश्चन बनने होंगे, यहां से आपके सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, इसके नोट्स बनाना। जय हिंद साथियों।